इनसे जो कुछ कहा जाता है ये लिखित में क्यों नहीं देते? चुनाव आयोग का ये कहना है हम इसको नहीं मानते ठीक। जो संविधान संशोधन बिल वो लेकर के आए हैं जेपीसी के पास में चला गया है। ये कौन लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं? 65 लाख ये लोग जो चिल्ला रहे हैं उसमें से 65 आदमी निकल के नहीं आ रहा है। 1.6 लाख बीएलए हैं राजनीतिक पार्टियों के पास में। क्या कर रहे हैं वो? क्या लोगों का सपोर्ट आपके साथ है? जिस बिहार में आप घूम रहे हैं उस बिहार में लोगों को आपकी यात्रा के बारे में पता नहीं है कि आप घूम क्यों रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियां जो लगातार सवाल उठा रही हैं, आखिर वो शांत क्यों हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें पता है कि हमने घोटाले किए हुए हैं, जिन्हें पता है कि कल को हम फंसने वाले हैं और इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे बिहार की, बिहार के चुनाव की, वार पलटवार की, आरोप प्रत्यारोप की। क्योंकि जब से बिहार में एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, लगातार वोटों की डकैती, वोटों की चोरी की बात कही जा रही है, तो चुनाव आयोग ये कह रहा है ये जो कुछ पार्टियां हैं जो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रही हैं, इनसे जो कुछ कहा जाता है ये लिखित में क्यों नहीं देते। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दर्शकों ये कहा है कि जो कुछ पार्टियां हैं उनकी निष्क्रियता से वो हैरान हैं कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। 1 तारीख को ड्राफ्ट मतदाता सूची वो जारी कर दी गई थी। चुनाव आयोग का ये कहना है हम इसको नहीं मानते ठीक। हम ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो आपत्ति दर्ज कराएं, लेकिन 22 तारीख हो गई है, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह तो हैरान करने वाली बात है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी वो यात्रा निकाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए गरीबों की वोट काटी जा रही है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी बिहार पहुंचते हैं। वो ये कहते हैं कि गरीबों को कैसे परेशान किया जाता है और गरीबों की वोट को कैसे दरकिनार किया जाता है, उनकी अहमियत को कैसे दरकिनार किया जाता है, यह सीखें कांग्रेस से और आरजेडी से। उनका जो राज था वो सभी ने देखा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम जो बिल लेकर के आ रहे हैं, 130वां जो संविधान संशोधन बिल वो लेकर के आए हैं, जेपीसी के पास में चला गया है। ये कौन लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्हें पता है कि हमने घोटाले किए हुए हैं, जिन्हें पता है कि कल को हम फंसने वाले हैं और इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, ये क्या चल रहा है? मतलब ये नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी या फिर और भी देखिए लंबी फहरिस्त है जो विरोध कर रहे हैं एसआईआर का। तो ये तो सीधा एकदम साफ साफ अब प्रतीत होता है कि आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे तो यही प्रतीत होता है। जी राहुल जी, देखिए वो कहते हैं कि हमारे यहाँ काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को किसी ने बता दिया है कि नहीं नहीं रीयूज हो सकता है, फिर से चढ़ाई जा सकती है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में 54 से 99 हुए तो लोगों ने शैडो पीएम बना दिया। हमने देखा कांग्रेस दफ्तरों में लोग ऐसे ऐसे करके घूम रहे थे, ऐसे ऐसे। तो उनको ये लगता है कि ये तो शैडो पीएम है। और जो प्रभाव हमने 2024 में झूठ बोलकर, झूठा नैरेटिव फैलाकर कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हिटलर है, नरेंद्र मोदी फिर से आ गया तो चुनाव नहीं होने देंगे, ये सब कह के जो फायदा उठाया, ये सब करके हम फिर से फायदा ले सकते हैं। यही सब करके हमारी मृत प्राय जो राजनीति थी उसमें कहीं से कहीं, वो कहते हैं ना कि जैसे अंतिम सांस से पहले की हुकूकी आना कि अरे बच गए, तो वहां से जो वापसी हुई है, तो अब इनको यही शॉर्टकट समझ आ रहा है कि यही राजनीति का एक शॉर्टकट रास्ता है नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के सामने। क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को जनता में विश्वास के बल पर, जनता से विश्वास, जनता का विश्वास जीत के काम करके जीतना या उनको हराना बड़ा मुश्किल लग रहा है अपोजिशन पार्टीज को, राहुल भाई। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इतने निष्क्रिय हो तुम लोग,
ये जब पूरी प्रक्रिया हो रही थी तो बीएलएस गए हैं जगह जगह। हाँ। हर पार्टी का बीएलए होगा। एक बीएलए अगर 10 नाम भी वेरीफाई करे, लाखों की संख्या में बीएलएस बिहार में घूम रहे थे अलग अलग पार्टियों के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन 16 लाख नाम वेरीफाई हो सकता है। 5 दिन का काम है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनकी निष्क्रियता हैरान करती हैं। तो सवाल है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने मैथ भी करके बताया कि अगर हिसाब में आप कच्चे हैं तो ये हिसाब है कि अगर एक आदमी 10 आदमी को वेरीफाई करे तो लाखों की संख्या में बीएलएस हैं। ये 4 दिन का काम है। अगर 65 लाख लोगों पर आपको बड़ी इतनी चिंता है। दूसरा ये है राहुल भाई कि 65 लाख ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, उसमें से 65 आदमी निकल के नहीं आ रहा है। अरे 65 आदमी तो आए निकल के। अच्छा ये बताइए, वो 65 आदमी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको अपनी हकीकत पता है राहुल जी। उसको अपनी हकीकत पता है कि वो कितने पानी में है, तो वो क्यों निकलेगा? अब जो अपने घर से अपना वोट बचाने के लिए नहीं निकल रहा है, उनको बचाने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम रहे। तो जो प्रधानमंत्री एक देखिए वहां पे लेडी को लेकर के आए, पहले उसे झूठ बुलवाया, बाद में पता चला कि उसका तो वोट है। फिर एक माइक पर, अपनी स्टेज पर, वहां माइक पर बुलवा रहे थे वो जो व्यक्ति था, बाद में पता चला उसका भी वोट है। तो ये तो खुलेआम, मतलब संवैधानिक संस्थाओं को यहां उनको टारगेट किया जा रहा है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और वही जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मतलब एक गृह युद्ध कराने की जो तैयारी हो रही है। वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? भाई 1.6 लाख बीएलए हैं राजनीतिक पार्टियों के पास में। क्या कर रहे हैं वो? उनका क्या काम है? यही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। चुनाव आयोग यही तो पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश भाई ये भी कहा कि देखिए, हमने जो चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि भाई साहब आप ये कीजिए, चुनाव आयोग हलफनामा दे रहा है और जो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सब कुछ कर रहा है। अब कुछ लोगों ने सवाल उस पर भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत पड़ रही है तब चुनाव आयोग कर रहा है। अरे कम से कम चुनाव आयोग कर तो रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां जो लगातार सवाल उठा रही हैं, आखिर वो शांत क्यों हैं? एक तरफ आप यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ आप इस तरह की बातें करते हैं। जो आपसे कहा जाता है करने के लिए वो आप करते नहीं हैं। क्यों? ये पूरा खेल पहले दिन से, देखिए पहले दिन से ये पूरा का पूरा खेल झूठ पर टिका हुआ है। इसका कोई आधार ही नहीं है राहुल जी। जिस आदमी की डाटा पर राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा हुआ, फिर हमने कर्नाटका में जांच शुरू कर दी, फिर हमने ये कर दिया, जिस आदमी का डाटा था वो आदमी हाथ जोड़ चुका है। माई बाप हमसे गलती हो गई, हमारे लोगों ने गलत मैसेजिंग कर दिया, हमारे लोगों को पढ़ने नहीं आता है, लिखा कुछ था पढ़ कुछ और गए। तो जिसका डाटा था राहुल भाई, संजय कुमार, तो सीएसडीएस लोक नीति ने माफी मांग ली। लेकिन राहुल गांधी चूंकि ये झूठ वाली गाड़ी पे सवार हो चुके हैं, तो जब तक राहुल गांधी नहीं चाहेंगे कि ये गाड़ी में ब्रेक लगे, तब तक कांग्रेस पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है कि राहुल गांधी को जाके मना कर दे कि भाई साहब ज्यादा हो रहा है, इसको रोक दीजिए यहीं पर। जिसका डाटा था वही पीछे हट गया, तो उसके डाटा पे हम क्यों कूद रहे हैं भाई? जिस आदमी को कैमरे पे बुला के झूठ बुलवाते हो कि चलो ये चीज बोल देना, ये पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं, लोगों को बुला रहा है कि आपको ये बोलना है, बाद में वही आदमी आके सब कुछ बता दे रहा है। अरे हमको लेके गए थे, हमसे बोला था ये बोल देना, आपका नाम वोटर आईडी में है, वोटर लिस्ट में है। तो हाँ जी, हमारा नाम तो है। जिस महिला का टी शर्ट पर नाम लगाए, चेहरा लगाए प्रियंका गांधी घूम रही थी, वो महिला भी तो सामने आ गई। राहुल भाई, कहने का मतलब ये है कि ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, और पहली बार विपक्ष झूठ के नाव पर सवार हुआ है ऐसा भी नहीं है। विपक्ष हर बार ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब अब यही समझ लेना कि विपक्ष को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी को सच के आधार पर, रियल फाइट में, ओरिजिनल फाइट में, लीगल फाइट में, मतलब आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते, तो वैकल्पिक रास्तों का आप चयन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ा देश में हंगामा हो जाए, थोड़ा देश में बवाल हो जाए, थोड़ा लोग सड़कों पर निकले, आगजनी हो जाए, तो हम कह दें कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार फेल है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर जनता को भरोसा नहीं। और प्रकाश भाई, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बिहार में आकर के ये बात कह रहे हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगे हैं। तो ये मतलब कितनी बड़ी बात है। आप अगर इसको उस तरीके से लें कि जो कुछ ये माहौल बना रहे हैं, राहुल गांधी जी तो सीधे सीधे ये कहते हैं वोटों की चोरी करके बैठे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर,
तो उससे बड़ा तो आरोप कुछ हो नहीं सकता इस देश में। यानी एक देश का प्रधानमंत्री, उसके पास में मतलब जनता ने उसको आशीर्वाद दिया ही नहीं है, उसके पास में जनता का आशीर्वाद है ही नहीं। सवाल यह है राहुल जी, आप बंद कमरों में या कुछ भीड़ में आप कुछ भी कहिए, कुछ भी बोल लीजिए, सवाल है कि जनता आपकी बात सुन और मान रही है क्या? क्या जनता आपके साथ है? क्या लोगों का सपोर्ट आपके साथ है? जिस बिहार में आप घूम रहे हैं, उस बिहार में लोगों को आपकी यात्रा के बारे में पता नहीं है कि आप घूम क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपको पहचानने से बिहार के अंदर इनकार कर दे रहे हैं कि अरे हम नहीं जानते। हमारी ही रिपोर्ट में महिलाएं हैं, नहीं जानती हैं वो। कईयों ने कहा कि हमने नाम सुना है लेकिन चेहरे से नहीं पहचानते। लेकिन मोदी के लिए ऐसा नहीं कहा है। तो सवाल यह है कि आपको रियल बैटल जिसको कहते हैं राहुल जी, असल लड़ाई, जमीनी लड़ाई क्या है? बिहार में असल जमीनी लड़ाई है यहाँ पर पलायन, रोजगार, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा बड़ा मुद्दा है राहुल जी। यहाँ बिजली कोई मुद्दा नहीं है, सड़क कोई मुद्दा नहीं है, पानी मुद्दा नहीं है। पानी की अवस्था जो हालात हुआ करते थे उसमें बेहतरीन सुधार है, बिजली की अवस्था में बेहतरीन काम हुआ है। हर कोई आपको कहता मिल जाएगा कि नीतीश कुमार ने सड़कों और बिजली के मोर्चे पर बहुत जबरदस्त काम किया है। लेकिन एक बात हर कोई और कहता है कि पलायन के मोर्चे पर नीतीश कुमार फेल रहे हैं। जो सरकार काम कर सकती थी वो काम नहीं हुए हैं। आज भी बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। लोगों को शिक्षा के लिए आज भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है। आज भी बिहार में 3 साल का कोर्स, 3 साल की डिग्री का कोर्स जो है 5 साल में आता है सर्टिफिकेट। तो ये सब समस्याएं हैं। लेकिन फिर आप जनता के बीच इन मुद्दों को छोड़कर आप घूम रहे हो, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तो जनता इसको मान ही नहीं रही है। बड़ा सवाल ये भी है ना कि जो लोग आपको वोट करते हैं, देखिए ऐसा तो नहीं है इस देश में भाई 140 करोड़ से भी ऊपर की आबादी है और जितने भी वोटर हैं, लगभग 100 करोड़ वोटर हैं, वो सभी के सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को वोट करते होंगे। जो लोग आपको वोट करते हैं या फिर जिन्होंने मन बनाया है मुद्दों के ऊपर, जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं कि भाई साहब हम अब की बार देखिए बदलाव करने जा रहे हैं या फिर हम उनको वोट करेंगे। समस्या इस बात की है, अगर आप उनके मुद्दों को उठा ही नहीं रहे हैं तो फिर आप एक तरफ कहते हैं कि देखिए वोटों की चोरी हो रही है, तो फिर तो ये तो तय है कि अगर आप चुनाव से पहले ये बातें आप करने लगे हैं तो चुनाव के बाद तो नतीजे जब आ जाएंगे तो क्या ही करेंगे। मतलब जो जनता के मुद्दे जिनके ऊपर आपको बात करनी चाहिए थी, आप बात नहीं कर रहे हैं। आप उन 65 लाख वोटरों की बात कर रहे हैं जो सामने ही नहीं आ रहे हैं। अब 65 लाख वोटरों में से 22 लाख तो मृत हो गए, वो कभी नहीं सामने आ गए, बचे 32 लाख। तो 32 लाख में से 32 वोटर नहीं निकल रहा है बाहर। वो निकल क्यों नहीं रहा है? तो निकल इसीलिए नहीं रहा है कि या तो वो बिहार में नहीं है या तो वो संदिग्ध है, जिसको अपनी पहचान पर खुद संदिग्धता है। आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हो। दूसरी बात राहुल भाई, इसमें आश्चर्य देखो, कहा जा रहा है कि जितने का नाम कट गया, नाम कटने से बीजेपी का फायदा होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास जो भी वैज्ञानिक हैं, क्या वो ये बता पाएंगे कि ये 65 के 65 या 32 के 32 लाख लोग केवल कांग्रेस को वोट करते या आरजेडी को वोट करते? ये कौन सा कैलकुलेशन है कि नाम कटा तो इससे फायदा बीजेपी को ही हो रहा है? ये समझ से परे है। मतलब क्या ये बाइफरकेशन किया जा सकता है? आप अलग अलग छांट सकते हैं कि अच्छा ये 65 लाख वो लोग हैं जो आरजेडी या कांग्रेस को वोट करते और इलेक्शन कमीशन ने सबका एक साथ नाम काट दिया कि अरे ये सब आरजेडी और कांग्रेस वाले हैं, सबको हटाओ। ऐसा नहीं होता ना राहुल जी। और आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई साहब आओ ना, ये बाहर जो सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ रहे हो, जाइए, देश में न्यायालय की व्यवस्था है अपनी। ये जो एटम बम लिए घूम रहे हैं, ये एटम बम थोड़ा दिखाइए सुप्रीम कोर्ट को भी। पूरा मॉनसून सत्र खराब कर दिया, एक दिन की कार्रवाई नहीं होने दी। केवल अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पर जो बातचीत हुई थी, और वो भी किस लिए तो बातचीत अगर इन्होंने होने दी, अगर आप समझेंगे तो इसीलिए कि सरकार की कुछ कमजोरी होगी, ये बताएंगे कि देखिए हमारा इतना नुकसान हो गया। वही जो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो राग अलाप रहे थे, बताइए बताइए कितना नुकसान हुआ। ये इसलिए चुप थे प्रकाश भाई, जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे ताकि आपको मसाला मिले और फिर आप देखिए इनको टारगेट करें। कांग्रेस हुआ नहीं। कांग्रेस कभी भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ थी ही नहीं, कभी नहीं थी। कांग्रेस का स्टांस हमेशा ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा खड़ी है। जो भाषा, जिस तरीके से सवाल उठाए गए, अरे
अरे राहुल भाई, युद्ध के समय हमारी सेना से कौन सवाल पूछता भाई? देश युद्ध के माहौल में है। कांग्रेस कम से कम ओवैसी साहब से ही सीख लेती। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक तरीके से या फिर वो जो राजनीति करते हैं उनसे किसी को दिक्कत हो सकती है, विचारधारा से दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो स्टांस ओवैसी साहब ने अपनाया, जिस तरह का एएम का स्टांस था, जो पॉलिटिकल विल के साथ वो खड़े रहे, किसी भी देश के समझदार ओपोजिशन के नेता को यही करना चाहिए। और आज भी वो कहते हैं ओवैसी साहब, तो प्रकाश भाई उनसे सवाल पूछे अगर मीडिया वाले, अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था तो बहुतेरे सवाल पूछ रहे थे, वो सरकार को घेर रहे थे जहां उन्हें घेरना था, वही विचारधारा वाली जो लड़ाई है। लेकिन जब पाकिस्तान के लिए सवाल, अभी जो परमाणु की धमकी दी गई थी फिर दोबारा वहां से, उन्होंने कहा भिखमंगा है पाकिस्तान, साफ साफ कहा, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन समस्या इस बात की है कि आप हर जगह आप फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर लगातार ये माहौल जो बनाया जा रहा है। इंग्लिश का एक शब्द है, जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी जिसको कहते हैं, अपरिपक्वता जिसको हिंदी का शब्द है, कि जो कुशल राजनेता होता है उसको जमीनी मुद्दों की समझ होती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में ये चीज मिसिंग है। तेजस्वी यादव ठीक चल रहे थे, वो रोजगार की बात कर रहे थे, वो शिक्षा की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम साल में इतने लाख नौकरी दे देंगे, हम आएंगे तो। लेकिन अब उनको भी अपने साथ राहुल गांधी ने डिरेल कर दिया। अब तेजस्वी यादव ऐसे मुद्दे के साथ जमीन पर घूम रहे हैं जिस मुद्दे के बारे में जनता को ही नहीं पता है। आप जो लड़ाई दावा कर रहे हो कि हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं भाई, हमको तो वो लोग ही नहीं मिल रहे जिनके वोट कटे, और जिनके भी कटे हैं चुनाव आयोग तो खुद कह रहा है कि भाई ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, 1 सितंबर तक आप उसको करेक्ट करा सकते हैं। हम लोग भी जैसे कोई मिलता है राहुल जी, तो हम भी उसको यही कहते हैं कि भाई साहब 1 सितंबर तक आप नाम सही करा सकते हैं, आप जाके अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए। भाई 1 महीने का समय ये कम समय नहीं होता है, लोग संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप जिसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो, आपको लगता है कि इस देश में एक नैरेटिव चल जाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि नरेंद्र मोदी किसी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन गए, तो फिर इस देश की जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं राहुल जी। जनता तो आपसे पूछेगी, तो फिर ये बताओ नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन बनारस में कैसे कम हो गया? बिल्कुल प्रकाश भाई, अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई जी, जो मैं 400 का नारा देकर बीजेपी 240 की अटक गई भाई, सीधी सी बात है, 272 कर लेती। हाँ, कम से कम भाई पूर्ण बहुमत की सरकार तो उनकी बन ही जाती, इतनी तो कम से कम सीट लेकर के आते। अभी देखिए कुछ भी हो, ये सब करते हुए आप क्या कर रहे हो? अभी जब देश के प्रधानमंत्री कह लीजिए कि अपने ही ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क था, एग्जैक्टली देश की सरकार के ऊपर बिल लेकर के आए 130वां संशोधन, आप उसके विरोध में खड़े हो गए। हाँ। अरे भाई, देखिए इसी बिल पर आते हैं प्रकाश भाई। देखिए 2-3 सवाल हैं मेरे जहन में जो घूम रहे हैं, वो ये कि बिहार चुनाव से पहले देखिए ये पता था सरकार को कि इसका विरोध होगा, और क्योंकि कोई बिल अगर सरकार लेकर के आती है उसका विरोध होता है तो उसको जेपीसी में भेजने का एक प्रावधान है, और वही यहां पर भी हुआ है। लेकिन एक नैरेटिव सेट यहां सरकार के द्वारा जो किया गया है कि देखिए ये लगातार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने चोरी की और हम वोटों की चोरी करके सत्ता में आए हैं, हम नहीं डर रहे हैं लेकिन इनको डर है। इसके अलावा तो जनता भी तो स्क्रूटनी करती है राहुल भाई, जनता भी तो देखती है जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कौन नेता है, इनके पिताजी कौन थे, इनकी पार्टी का क्या नाम है, पिताजी फलाने जी थे इसलिए बेटा जी आजकल बड़े नेता बने फिर रहे हैं। यहां एक चीज को और जोड़ते हैं, देखिए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं, देखिए वही जो 272 का जो आंकड़ा है पूर्ण बहुमत का, बीजेपी 240 पर सिमट गई। अब देखिए कुछ भी सरकार को अगर कोई बिल पास कराना हो या फिर अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, ठीक, उसमें अब सरकार, हालांकि सरकार के पास में आंकड़े हैं, लेकिन अगर उनके पास में अपने, आप समझ पा रहे हैं, अपने सांसद होते, बीजेपी के सांसद होते, तो फिर ये इतनी दिक्कतें ना होती। क्योंकि आप देख रहे हैं ये चंद्रबाबू नायडू जी को लगातार वो प्रलोभन दे रहे हैं कि देखिए ये आपकी अस्मिता की बात है, आंध्र प्रदेश की बात है, तेलुगु की बात है, आप उनको वोट दीजिए। तो क्या ये सब कुछ देखना पड़ता? सवाल यही है राहुल जी। एक और चीज आप देखो ना कि अचानक 2024 के चुनाव के बाद मामला थोड़ा गर्म था, फिर अचानक से लगा राहुल गांधी सो गए हैं, कांग्रेस सो गई है। महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस एकदम सुस्त हो जाती है।
क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको दरअसल जब रिजल्ट आया 2024 का तो उनको ये लगा कि ये सरकार तो साल भर से ज्यादा चलेगी नहीं। हाँ, यहाँ सरकार को 1.5 साल से ज्यादा वक्त होने जा रहा है, अब मजबूती से चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे फैसले हो जा रहे हैं, सरकार बड़े बड़े बिल भी ला रही है। तो फिर अब कांग्रेस और उसके पीछे का जो भी थिंक टैंक है, जो भी ये सब तय करता है, उसको ये लगने लगा कि यार ये तो मामला बहुत खराब हो रहा है ना। तो जिन लोगों को ये उम्मीद थी 2023 में, जो लोग हमने बहुत सारे बयान सुने कि 2024 में तो कोई और 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएगा, 24 में मोदी फिर आ गए। फिर उन्होंने कहा कि 1 साल की सरकार है, उस बीच में तो खेल हो जाएगा। वो भी खेल नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को लगा था कि गठबंधन वाली सरकार तो नरेंद्र मोदी ने कभी चलाई नहीं, राज्य हो या केंद्र हो हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। नरेंद्र मोदी गठबंधन वाली सरकार भी मजबूती से ही चला रहे हैं। पाकिस्तान छोड़िए महाराज, अमेरिका से यहाँ 2-2 हाथ हो रहा है। यहाँ लोग पाकिस्तान की चिंता में डूबे रहते थे, अमेरिका को औकात दिखाई जा रही है। तो ये सब तब हो रहा है जब सरकार के नंबर हैं, बीजेपी के पास नंबर हैं 240। तो अब अपोजिशन को ये लग रहा है कि यार ये तो मामला 2029 तक और खराब हो जाएगा, तो फिर से वही खेल खेलो जो 2024 में खेला गया। ये लाल किताब है, ये संविधान है, ये खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा खतरा है, हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। और दुर्भाग्य यह है कि ये किताब लेके वो लोग घूम रहे हैं जिनके घर वालों ने, जिनकी दादी ने इस देश पर इमरजेंसी थोप दिया, जिन लोगों ने सरेआम कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, वो लोग आज संविधान माथे से लगाए के घूम रहे हैं। तो समस्या ये है राहुल जी कि ये जो पॉलिटिकल नेताओं को लगता है कि चूंकि सामने समर्थक हैं हजारों की संख्या में, तो नेताजी जो बोले, नेताजी को लगता है यही देश का माहौल है। देश ऐसे नहीं सोचता है। मैं बिहार में हूं, कम से कम बिहार तो ऐसे नहीं सोच रहा है। आप ग्राउंड पे घूमिएगा तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, आप 30, 40, 50 लोगों से बात करिएगा, उसमें 2-4 लोग ऐसा आपको कह देंगे, वो या तो पार्टी से इन्फ्लुएंस लोग हैं या कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं कि हाँ जी SIR में लोगों का नाम कट रहा है, नाम कट रहा है। पूछ दोगे आपका नाम है कि गया, कह देगा नहीं मेरा है, लेकिन लोगों का कट रहा है। तो लोगों का जो कट रहा है वो हवा में कट रहा है राहुल जी, किसी के पास कुछ है नहीं। और जिनका कट गया वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अपना पता है, अपनी असलियत, अपनी सच्चाई उनको पता है। बाकी ये राजनीतिक यात्रा है, चल रही है, इसका बहुत प्रभाव है नहीं। दूसरा सामान्य बात है, आप किसी भी आम नागरिक से पूछिएगा, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम किसी घुसपैठियों को हमारे यहाँ क्यों रहने दें भाई। हाँ। और कोई घुसपैठिया हमारे यहाँ के लोकतंत्र में, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका हिस्सा होकर हमारे लोकतंत्र की तस्वीर में एक डिसाइसिव फैक्टर हो जाए, ये कैसे होने दिया जा सकता है राहुल जी। तो ये सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं कि जिस आदमी ने टीवी नहीं देखा, इंटरनेट नहीं देखा, अखबार नहीं पढ़ता है, उस आदमी तक भी जब आप ये जाके पूछेगा कि चाचा आपके घर में पड़ोस वाला घुसना चाहता है, 2 दिन रहने दीजिएगा, कोई क्यों रहने देगा राहुल भाई। हमारे घर में कोई घुसना चाहेगा, हम क्यों रहने देंगे। ये बड़ा सामान्य है। लेकिन अब वो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जिसने आधार बनवा दिया, वोटर ID बनवा दिया, सब कुछ बनवा दिया, उसके बाद भी अगर उसकी नागरिकता पर संकट है और उसके वोटर लिस्ट वोट पर संकट है, तो वो पॉलिटिकल पार्टियां बौखलाई हुई हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठिया है, और इस देश के पॉलिटिकल क्लास ने उसको वोट देने का अधिकार तक दे दिया है। तो अगर उसकी स्क्रूटनी हो रही है तो बुरा किन लोगों को लग रहा है, ये समझने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, एक तरफ ये जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि देखिए ये चोरी करके, डकैती करके सत्ता चला रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार अगर ये कह रही है कि देखिए हम ऐसा बिल लेकर के आ रहे हैं जिसमें जिसने गड़बड़ी की होगी भाई उसको सोचना पड़ेगा कि क्या करें क्या ना करें, कल को हमारे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। और यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जाकर के जो लंबी लिस्ट गिनवाई है कि देखिए पिछली सरकारें क्या क्या करती थी और हमने क्या किया है। हमारी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है, लेकिन ये पहले की जो सरकारें हैं वो लंबी लिस्ट है आरोपों की। ये लोग जमानत पर बाहर हैं और डर इसी बात का है। वही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरोप लगाने के बजाय जमीन पर उतरिए, लोगों से बातचीत कीजिए, जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो समय से, उस पर काम कीजिए। लेकिन क्या ये काम होगा?
सवाल यही है दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।